Hello friends, Namaskar. Welcome to our very special program, Doctor at Your Door. Today we have with us Dr. Arpit Sen. So let's wait. So welcome to our show. Namaskar. Jai Jiren. सर लाइक आवर ऑडियंस को हमने अभी बताया कि यू आर फ्रॉम नो इंटरनल मेडिसिन नो प्रैक्टिशनर एंड आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, बट एग्जैक्टली कौन होते हैं, कौन है आप? मैं आपकी डेफिनेशन सबसे पहले जानना चाहूँगी। एंड ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनको किस तरीके की बीमारी, कौन से लोग हैं जिनको आपको विजिट करना चाहिए? इंटरनल मेडिसिन एक बहुत पुरानी स्पेशलिटी है। ओके। पर इस नाम से लोग बहुत अच्छे से परिचित नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि लोग किसी इंटरनल मेडिसिन वाले के पास नहीं जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर लोग जाते हैं तो जनरल प्रैक्टिशनर के बाद अगर किसी के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो वो इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास ही जाते हैं। पर संभव इस नाम से लोग बहुत परिचित नहीं हैं। इंटरनल मेडिसिन आप अगर समझें तो जैसे एक बच्चों का स्पेशलिस्ट होता है तो हम समझते हैं वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। कुछ और समझाने की ज़रूरत लोगों को नहीं पड़ती। पर उसी तरह से अगर हम समझें कि हम जैसे वो एक बच्चों का स्पेशलिस्ट है, हम बड़ों के स्पेशलिस्ट हैं, बड़ों के मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं इंटरनल मेडिसिन। हम किसी अंग विशेष के विशेषज्ञ नहीं हैं, किसी रोग विशेष के विशेषज्ञ नहीं हैं, हम इस तरह के बंधनों में बंधे हुए नहीं हैं। ये एक बड़ी स्पेशलिटी है जहाँ पर एक डॉक्टर का दृष्टिकोण ज़्यादातर होता है या होना चाहिए। ये किसी अंग से केंद्रित नहीं होना चाहिए और ना ही होता है, ना ही किसी रोग केंद्रित होता है। ये एक पूरे मरीज से केंद्रित होता है। अच्छा। तो हमारा जो है ये, इसको हम कह सकते हैं कि हमारी अप्रोच पेशेंट सेंट्रिक होती है, ना कि ऑर्गन सेंट्रिक या डिजीज सेंट्रिक होती है। ओके, यानी कि जैसे मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी अपने ऑडियंस के लिए कि जब हम पता होता है किसी डॉक्टर ने हमें हम डायग्नोज होते हैं कि हमें हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, किडनी से रिलेटेड डिजीज है, तो हम प्रॉपर उस एक्सपर्ट के पास जाते हैं। बट अगर हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो रही है हमें स्पेसिफिक नहीं पता है, तो उसे आपके पास आपका सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो या तो जनरल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। उसके बाद का जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो एक इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट है। यहाँ पर मैं आप थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जनरल प्रैक्टिशनर और एक इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट में क्या फ़र्क है। वो भी लोगों में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। हम लोग जनरल प्रैक्टिशनर नहीं होते इंटरनल मेडिसिन वाले, हम इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। जनरल प्रैक्टिशनर का जो ज़्यादातर रोल है, एक ज़्यादातर रोल उसका प्राइमरी केयर का होता है। प्राइमरी केयर के साथ साथ उसका रोल सिर्फ एडल्ट पॉपुलेशन पे स्पेसिफिक नहीं होता। वो बच्चों को भी देख सकता है, वो कुछ ऐसे रोग भी देख सकता है जो हम नहीं देखते हैं, जैसे छोटी सर्जिकल प्रॉब्लम या गायनेकोलॉजिकल की छोटी प्रॉब्लम, वो भी एक जनरल प्रैक्टिशनर देख सकता है। हम जनरली नॉन सर्जिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं और गायनी या बच्चों को हम नहीं देखते हैं। पर इसके बाद जो इंटरनल मेडिसिन का रोल है वो इससे बड़ा है। प्राइमरी केयर से भी बड़ा है। हमारा रोल प्राइमरी केयर पर भी है, सेकेंडरी केयर पर भी है, टर्शरी केयर पर भी है। जबकि प्राइमरी केयर क्या है, थोड़ा सा प्राइमरी केयर आपको कोई बीमारी हुई, आपको नहीं पता, आप जो आपका बिल्कुल साधारण रोग हैं, कॉमन, जिसको कॉमन इलनेसेस कहते हैं, साधारण तबीयत खराब नहीं लग रही तो चले जाओ अभी आपको उसने कोई बुखार है, कोई सिर दर्द है, छोटी मोटी बीमारी जिसका इनिशियल ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद अगर ठीक नहीं होगा देन ही विल रेफर आपको अगले हॉस्पिटल में, जिसको हम सेकेंडरी केयर करते हैं। सेकेंडरी केयर के बाद आते हैं फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। जैसे हमारा आर्टिमस हॉस्पिटल है तो वो सुपर स्पेशलिटी, वो टर्शरी केयर हो जाता है। तो हमारा रोल जो है तीनों पर है। जो फिजिशियन अपने क्लिनिक भी करते हैं प्राइमरी केयर पर, वो आपको उनके पास लिमिटेड फैसिलिटी होती हैं, पर वो आपका इनिशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं, आपको ट्रीट कर सकते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन है, वो सेकेंडरी केयर या टर्शरी केयर पर भेज देते हैं। पर जनरल प्रैक्टिशनर का काम जनरली सेकेंडरी केयर में और टर्शरी केयर में नहीं होता है। उनका काम रेफर करना होता है कि उनका इनिशियल छोटी चीज़ों को ट्रीट करके उसके बाद उनको एक रास्ता दिखाना है कि अब आपको कहाँ जाना है कि हमारा रास्ता दिखाने के साथ साथ उनका ट्रीटमेंट करते भी रहना होता है। ओके, सपोजिंगली अगर कोई बड़ी बीमारी होती है, लंग से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, या कैंसर से रिलेटेड, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी की बात करते हैं, तो वो सब चीज़ें आपके अंदर आती हैं। अगर पेशेंट को मल्टी सिस्टम चीज़ें हैं,
कोई डायग्नोसिस क्लियर नहीं होता है। ओके। इन ए टर्शरी केयर हॉस्पिटल इंटरनल मेडिसिन का इसलिए रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर स्पेशलिटी वाला अपना एक उसमें माहिर होता है। हाँ, कार्डियोलॉजी वाला हार्ट को देखेगा, किडनी वाला किडनी को देखेगा, पर शरीर इस तरह से बना हुआ नहीं है। शरीर में सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आपका किडनी खराब है तो आप का असर उसका हार्ट पर भी आ सकता है, हार्ट खराब है तो उसका असर किडनी पर भी आएगा। हमारे पास कोई इस तरह का मरीज आता है जिसका डायग्नोसिस क्लियर नहीं है, वो सबसे पहले इंटरनल मेडिसिन के पास आएगा। इंटरनल मेडिसिन का काम उस पेशेंट को पूरी तरह से देखना है, किसी एक ऑर्गन या किसी अंग या किसी एक बीमारी की तरह नहीं देखना है उसको। हमें उसको पूरा मरीज को देखकर उसका डायग्नोसिस करना है, उसके क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है, उसका हिस्ट्री लेना है, उसके लैब टेस्ट कराने हैं, उनके कुछ इमेजिंग कराने की ज़रूरत है, एक्सरे, सीटी स्कैन। वो करने के बाद उन सब चीज़ों को एनालाइज करना है हमने, सारे लेबोरेटरी टेस्ट, उसकी हिस्ट्री, एक डायग्नोसिस बनाएंगे। उसके बाद जहाँ हमें लगता है किसी दूसरे विशेषज्ञ की ज़रूरत है, हमें टेस्टों के बाद लगता है कि वहाँ पर हार्ट का प्रॉब्लम भी आ रहा है, किडनी का भी आ रहा है, तो हम उन विशेषज्ञों के साथ में उनको दिखाते हैं, उनको जोड़ते हैं, साथ में आपस में डिस्कशन करते हैं और एक प्रॉपर जिससे उनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो, एक टीम की तरह आप टीम लोग की आगे तरह। चलते ये हैं। सारा काम जो है, अगर अलग अलग स्पेशलिस्ट देखते हैं वो अलग अलग एक बिंदु बना देते हैं, पर उन बिंदुओं को एक धागे में पिरोकर एक माला बनाकर उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देना, वो काम ज़्यादातर इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट का होता है। ओके। तो जैसा आपने बताया कि बहुत हमारे बॉडी जो है इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो अलग अलग स्पेशलाइजेशंस भी होती हैं, लोग जो डॉक्टर्स उसमें करते हैं, एंड आप वो कंप्लीट चीज़ों को देखते हैं। तो अगर हम कोविड की बात करते हैं, बट ऑफ कोर्स यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन अगर मैं बात करूं, क्योंकि कोविड भी इसी तरीके के लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक साबित हुई है, जिनके बॉडी में मल्टी सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रही थी, एंड बॉडी पार्ट्स डैमेज भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। उस स्टेज में उस चीज़ की अगर मैं बात करूं, तो किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस हुआ है? लाइक यू आर डूइंग सच थिंग्स आगे आके, तो आपके पास जो कोविड पेशेंट्स होंगे, जो आपके उनके, जैसा आपने बताया कि टीम के साथ आप काम करते हैं, और जब कोविड पर्सन आता है तो मल्टी फंक्शनल चीज़ें उसकी बॉडी में चल रही होती हैं और डैमेज भी हो रही होती हैं, तो उस स्टेज में आप कैसे वर्क करते हैं, एंड कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है चीज़ों को समझना, उनको डील आउट करना? कोविड से लेकर अगर हम शुरू करें तो हमें शुरुआत से जाना पड़ेगा, जब फरवरी मार्च में ये शुरू हुआ। लोगों को बहुत कम ज्ञान था, नई बीमारी थी, किस किस अंग को कैसे कैसे ये इफ़ेक्ट करेगा, इसका ज्ञान भी बहुत ज़्यादा नहीं था। तो उस समय पे काफ़ी मुश्किलें थी, चाहे उसका डायग्नोसिस की बात हो, चाहे ट्रीटमेंट की बात हो, कई तरह की और चीज़ें बदलती रही समय के साथ साथ। ट्रीटमेंट में भी नए बदलाव आए, जैसे शुरू में एंटी मलेरियल दवाइयाँ शुरू की गई, फिर कुछ HIV की मेडिसिन भी शुरू की गई, फिर स्वाइन फ्लू से रिलेटेड मेडिसिन भी दी गई। हम लोगों ने सब तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल की, पर कुछ दवाइयाँ समय के साथ साथ आउट ऑफ फेवर हो गई, फिर कुछ और नई मेडिसिन आई। इसी तरह से किस किस तरह के अंगों को इफ़ेक्ट करेगा, लंग्स को किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा। जब शुरुआत हुई तो ये समझा गया कि एक सामान्य वायरल निमोनिया की तरह लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, जैसे स्वाइन फ्लू वगैरह या दूसरे इन्फ्लुएंजा वायरस इफ़ेक्ट करते थे। तो उस तरह से उसका ट्रीटमेंट बनाया गया। फिर समझ में आया कि इसमें सिंपल वायरल निमोनिया, इन्फ्लुएंजा निमोनिया की तरह नहीं ये वायरस काम कर रहा है, ये इसमें कुछ क्लॉटिंग भी हो रहा है, इंट्रावास्कुलर अंदर वेसल्स के बीच में क्लॉटिंग हो रहा है। वो एक नई चीज़ समझ में आई, तो ट्रीटमेंट सब बदला। तो ऐसे ही समय समय के साथ साथ इसमें बदलाव आते गए। अगर हम बात करें कि हम जो पहले दूसरी बीमारियां देखते थे और मल्टी सिस्टम डिजीज देखते थे, तो उनमें हमारे पास एक नॉलेज थी, हमें उसमें ट्रेनिंग मिली थी, हम उसमें बारे में लगातार पढ़ते रहे थे, प्रोटोकॉल्स बनी हुई थी, हम पढ़ते भी थे और लोगों को सिखाते भी थे अपने स्टूडेंट्स को। तो उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज्ञान था। इसके बारे में किसी का भी ज्ञान नहीं था। बड़े से बड़े जो ज्ञाता थे मेडिसिन के, उनको भी नहीं पता था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस चैलेंज में इन पेशेंट्स को ट्रीट करना, हमारे पास उस टाइम पर इतना ही था कि स्पोर्टिव ट्रीटमेंट करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। स्पोर्टिव ट्रीटमेंट का ज्ञान हम सबको था कि किसी को ऑक्सीजन नहीं चल रही है तो मैं उसको कैसे करना है, वेंटिलेटर पर डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको वेंटिलेटर पर कैसे मैनेज करना है, अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कैसे देनी है, वो एक स्पोर्टिव ट्रीटमेंट है। उस सब का ज्ञान तो हमें था, पर कोविड किस तरह से बॉडी को इफेक्ट करेगा और क्या ट्रीटमेंट है उसका पूरा ज्ञान नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। समय के साथ साथ
वो चीज़ें हमें समझ आई, ट्रीटमेंट की प्रोटोकॉल्स भी बनी, कुछ नई मेडिसिन भी आई। कोई भी मेडिसिन अभी भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम ये कहते हैं कि दिस इज 100% क्योर फॉर दिस, पर अब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिनसे कुछ काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो सब प्रोटोकॉल्स बनी। अभी भी ये टीम वर्क है, क्योंकि अगर माइल्ड डिजीज है तो माइल्ड पर, जहाँ पर मॉडरेट या सीवियर डिजीज हो गई तो एक टीम वर्क हो जाता है। हमें लंग स्पेशलिस्ट की भी जरूरत पड़ जाती है। अगर किडनी इफेक्ट हो रही है तो हमें किडनी स्पेशलिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। कोविड के टाइम पे भी लाइक जैसे आप ट्रीट करें किसी पर्सन को, वो उसे पहले से ही प्रॉब्लम है, सपोजिंगली लंग्स की हम बात देते हैं, लंग्स को इफेक्ट उसमें दिक्कत थी पहले से ही एंड कोविड हो जाता है उसे, उस स्टेट ऑफ थिंग में आप कैसे रिएक्शन किस तरीके से, और क्या पूरा पर्सन चांस था कि उस वो डेथ तक ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है समझना। तो उस समय हमारे साथ जो होते हैं लंग्स के एक्सपर्ट वो भी होते हैं, आप भी उनके साथ मिलके वो काम करते हैं, तो कितना परसेंट ये डेंजरस था और कितने परसेंट जो पेशेंट थे वो सेफ हुए हैं इन सब चीज़ों से? किसी को भी लंग की डिजीज कई तरह की हो सकती हैं। कुछ लंग की डिजीज ऐसी होती हैं जिनमें लंग्स पहले से ही डैमेज होते हैं, परमानेंटली डैमेज। कुछ ऐसी डिजीज होती है, कुछ ऐसी डिजीज होती हैं अस्थमा वगैरह जिसमें बीच बीच में प्रॉब्लम आती रहती है। तो कई तरह की डिजीज होती हैं। पर जब भी कोविड का इन्फेक्शन, कोई भी शरीर में पुराना रोग हो, उसके ऊपर से कोविड का आएगा, तो किसी के लिए लंग्स एंड हार्ट को लेके बहुत ही ज्यादा था कि इन लोगों को ज्यादा इफेक्ट करते होंगे। तो क्या ये था कि जो मोस्टली लोग थे कोविड से इस चीज की वजह से डेथ हुई है, क्योंकि पहले से उनकी बॉडी के अंदर ये चीजें थी? देखिए, ज्यादातर पहले से लंग की डिजीज, उसके अलावा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जो बहुत कॉमन बीमारी हैं, इनसे भी ज़्यादा कॉमन बीमारी है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। उनमें हमें चैलेंजेस काफ़ी अभी भी चैलेंजेस काफ़ी हैं। हमारे पास जो एडमिट होते हैं, माइल्ड डिजीज़ तो हम एडमिट नहीं करते, मॉडरेट डिजीज़ या सीवियर डिजीज़ को हम एडमिट करते हैं। उनमें से काफ़ी हाई परसेंटेज पेशेंट्स में कुछ ना कुछ पुराना रोग होता है, काफ़ी में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब में, पर काफ़ी में। किसी को डायबिटीज़ होगी, किसी को हाइपरटेंशन होगा, किसी को पुराना हार्ट का डिजीज़ होगा, किसी को पुराना, जैसे आपने कहा, कोई लंग का डिजीज़ होगा। तो वो सब चैलेंजेस होते हैं। अगर लंग का डिजीज़ उसको पहले से ही है और उसके ऊपर से कोविड होगा, वो भी लंग को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा है, तो उसका जो सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ है वो डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगी। तो और नेचुरली उसका जो चांसेस नहीं है कि डेथ हो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत बार ये इसी पे डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी कितनी है। पर नेचुरली अगर किसी को पहले से लंग की डिजीज है तो उसको कोविड ज्यादा इफेक्ट कर, मॉडरेट डिजीज या सीवियर डिजीज होने के चांसेस एक नॉर्मल लंग्स वाले से ज्यादा होंगे। हम आज की बात कर रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन आ गई है, कितना परसेंट ये हमारी बॉडी के लिए अब हम ट्रस्ट कर सकते हैं इसको? अगर किसी को कोविड हो रखा है, सपोजिंगली पहले से इश्यूज हैं बॉडी के अंदर एंड कोविड हो गया है एंड उसे हम वैक्सीन ये दे रहे हैं, तो कितना परसेंट हम ये लेके चले कि उसकी जो प्रॉब्लम है कोविड से, वो जो इन्फेक्शन है वो दूर हो जाएगा एंड जो बीमारी उसकी बॉडी के अंदर पहले से है उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, एक यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक चीज को समझाना चाहूंगा कि जो वैक्सीन है कोविड का इलाज नहीं है। ओके। ये कोविड से आपको बचा सकती है, कोविड होने से बचा सकती है। अगर किसी को कोविड हुआ है उसमें वैक्सीन देने का कोई लाभ नहीं है। उस स्टेज पे वैक्सीन देने से कोई लाभ नहीं होगा। वैक्सीन, हम और आप जो नॉर्मल लोग बैठे हैं, हमें कोविड ना हो आगे, उससे बचाव के लिए वैक्सीन का काम है। वैक्सीन एक प्रिवेंशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने यहाँ पर क्लियर की है, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि ना हम कोविड में भी अगर हमसे यूज करेंगे या हमें डॉक्टर ये देते हैं तो हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, ये एक बहुत, अगर ये है तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा भ्रम है कि अगर लोग ऐसा समझ रहे इलाज नहीं है, ये वैक्सीन है, ये वैक्सीन है, प्रिवेंशन है। हम छोटे बच्चों को बिल्कुल, जैसे बच्चों का इम्यूनाइजेशन टाइम में बीमारी ना हो, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये इम्यूनाइजेशन ही है। तो वो इन्हें हम कह सकते हैं कि हर इंसान को अगर ये मिलता है एंड कोविड अगर हो जाता है इन फ्यूचर, तो उसकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं आगे बढ़ेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि ज्यादातर तो हमारा जो एम होता है उसका एम ये है वैक्सीन देने का कि कोविड ना हो, इन्फेक्शन हो ही नहीं, ये पहला एम है। पर ऐसा नहीं है कि 100% लोगों को ये इन्फेक्शन नहीं होगा। ज्यादातर जितनी भी वैक्सीन है, जो हमारे यहाँ भी कोविशील्ड लग रही है, इसके जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वाली वैक्सीन यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है कोविशील्ड, इसकी जो अभी तक का डाटा है 70 to 90% का इसका एफिकेसी है। मतलब अगर 100 लोग लगाएंगे तो 70 से 90% लोगों को होने के चांसेस नहीं है। पर अगर जिन लोगों को होगा उसमें भी ये चांसेस है कि डिजीज माइल्ड होगी। जैसा आपने बोला, हो सकता है कि डिजीज हो जाए पर खतरनाक रूप ना ले।
वो प्रोटेक्शन भी होगा। यस, उस लेवल पर ना आए। एज फैक्टर की अगर बात करते हैं, पहले ये कहा जाता था, आज से हम कई साल पहले जाएं, कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी बॉडीज में बीमारियां बढ़ेंगी, बट एज फैक्टर खत्म हो गया है आजकल के सिनेरियो में। आप ये नहीं बोल सकते हो कि एज के टाइम में हम 40-50 साल के होंगे, उसके बाद बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आएगी और शुगर की प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी भी स्टार्ट हो जा रही हैं आजकल के टाइम में। तो जो एज फैक्टर है, अगर हम टीनेजर्स की लें या बिलो 13 की भी बात लें, तो उनकी बॉडीज में जब डिफरेंट तरीके की बीमारियां आ रही हैं, हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डायग्नोज भी हो रहे हैं बहुत तरीके की प्रॉब्लम से, तो उसका रीजन क्या होता है? हमारा सबसे बड़ा रीजन तो यही इसमें जो चल रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो आजकल जो दिनचर्या है पूरी तरह से बदल गई है। बहुत तेजी से, पिछले कुछ सालों में ही बहुत तेजी से बदली है। अब उसको आप वेस्टर्नाइज कल्चर कहें या समय का बदलाव है, पूरी तरह से मैं उसको ऐसा भी नहीं कहूँगा वेस्टर्नाइज कल्चर है, समय का बदलाव भी है। अगर वेस्टर्नाइज कल्चर हमारे यहाँ नहीं भी आती तो भी हमने बदलना ही था, ऐसा नहीं था कि हम ऐसे ही रहते, वो जनरेशन, हर जनरेशन के साथ बदलता ही है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत हैं पिछले सालों में। इंटरनेट, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि अगर हम अपना देखें, अपने बच्चों का देखें और उनसे भी छोटे बच्चों का देखें, तो चीज़ें बदलती जा रही हैं। हम लोग का जो भी खेलना था वो बाहर होता था घर से। हम लोगों को माँ बाप बुलाते थे, भाई अंधेरा हो गया वापस आ जाओ। अब ऐसा हो गया कि हमें बच्चों को घर से बाहर भेजना पड़ता है कि बच्चों बाहर जाओ खेलो। बच्चे बाहर नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है कि घर पर बैठ कर सिर्फ पढ़ रहे हैं, शायद हमें वापस इसलिए भी पढ़ लो, बहुत खेल लिए। अब हमें ऐसा नहीं, घर पर बैठे तो पढ़ ही रहे हैं, पर वो उनके गेम्स भी सब कंप्यूटर पर चल रहे हैं, मोबाइल पर चल रहे हैं, तो एक्टिविटी खत्म हो गई। इसीलिए बहुत अर्ली स्टेज पर डायबिटीज होने लगा, ओबेसिटी बहुत बढ़ गया। और जो आपने बोला कि वो एज का बैरियर ही टूट गया है, जो बीमारियां पहले 50 या 60 साल पर होती थी, अभी वो डायबिटीज बच्चों में होने लगी है। ब्लड प्रेशर की एज, कोलेस्ट्रॉल की एज यंग एज में होने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। और हमारा खाना पीना, जंक फूड, बच्चे घर का खाना नहीं खाना चाहते। अब इतना आसान हो गया है कि ऑनलाइन, आपको पता भी नहीं लगेगा, ऑनलाइन ऑर्डर हो गया, घर पर खाना आ गया। वो सब जंक फूड होता है पिज़्ज़ा, उसमें आपको फैट्स होंगे, ट्रांस फैट्स होंगे, सॉल्ट बहुत होगा, शुगर बहुत होगा, सब मैदा की चीज़ें होंगी जो कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो सारी चीज़ें अनहेल्दी हैं। हाइजीन नहीं होगा बिल्कुल भी। हाइजीन चलो हो भी जाए, हाइजीन की भी आपने बहुत अच्छी बात कही है, हाइजीन ना, पर मैं हाइजीन की बात को भी एक बार छोड़ दें। अगर बच्चे कहते हैं हम तो अच्छी जगह से मंगाते हैं वहाँ पर, वैसे तो आप उनकी भी हाइजीन के बारे में श्योर नहीं हो सकते कि हम तो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड जगह से मंगा रहे हैं, वहाँ की भी हाइजीन के बारे में कभी आप 5 स्टार होटल के भी 100% श्योर तो नहीं हो सकते। पर उसको भी अगर हम छोड़ दें तो ये सब चीज़ें जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जिनको हम कहते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल, जिनको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं, ये बहुत जल्द, जो पहले 50 साल में होते थे आज 25-30 साल में हो रहे हैं। हम यंग लड़के देखते हैं जिनको हार्ट अटैक के साथ आते हैं, जो पहले नहीं था। हार्ट अटैक बहुत ही ज्यादा आजकल बहुत छोटे बच्चों में भी देखिए हार्ट के इश्यूज तो हम पहले कहते थे हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है, बट ये कहीं ना कहीं अभी खत्म हो गया हमारे बैड लाइफस्टाइल की वजह से भी हार्ट अटैक के इश्यूज। बैड लाइफस्टाइल के अलावा समहाउ ये हमारा दुर्भाग्य ही कहेंगे कि हम जो साउथ एशियन लोग हैं या इंडियन हैं, जेनेटिकली भी हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का प्रोफाइल है वो खराब है। ओके। तो एक तो हमारा लाइफस्टाइल खराब हो गया, और जेनेटिकली भी हम जो हमें जेनेटिकली जो हमें कोलेस्ट्रॉल के जीन्स मिले हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल के जो केसेस हैं हमारी पॉपुलेशन में, इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए अर्ली एज के जो हार्ट अटैक्स वगैरह हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, एक चीज और देखी जाती है, जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे दिक्कतें एक साथ हो जाती है, बहुत बहुत रेयर लोग होंगे जिनके साथ ये होता है कि एक ही बॉडी में अलग अलग तरीके की दिक्कत हो रही है। तो उस सिचुएशन में जब लोग आपके पास आते हैं तो क्या कोई स्टैंडर्ड प्लान होता है, उनका ट्रीटमेंट प्लान होता है जो आप देते हैं, या बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि इनका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए? देखिए, ज़्यादातर बीमारियों का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तो
समय के साथ जो भी एस्टेब्लिश बीमारियां हैं उन सभी का एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। कब क्या करना है, क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है, क्या चीज़ इन्वेस्टिगेशन में मिले तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ज़्यादातर है। पर जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो हमारे को गाइड करने के लिए हैं, हमारे पर वो बंधन नहीं है पूरी तरह से कि इन गाइडलाइंस से बाहर आप निकल नहीं सकते। तो इंडिविजुअल पेशेंट के साथ तो हमें देखना ही पड़ता है। मेरा हार्ट का पेशेंट है, अगर उसके किसी का कोलेस्ट्रॉल कम है, किसी का ज़्यादा है, उसके हिसाब से होगा। इसको साथ में दूसरी क्या बीमारियां हैं उसके साथ में होगा, उसका बॉडी का वेट कितना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज करने पड़ते हैं। और कोविड में जब लोग आपके पास आए थे तो भी कोई स्टैंडर्ड प्लान था या नॉर्मली एक जैसा? इसका जैसे मैंने पहले भी बताया है कि शुरू में तो हमारे पास बहुत स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स नहीं थे, धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व होती गई। तो अब आज के टाइम में हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना तो हुआ है, हम उसको फॉलो भी करते हैं। पर अगेन हर अलग अलग पेशेंट में हमें चीज़ों को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ सकता है। उसको अगेन मान लो किसी को, एक एग्जांपल देता हूँ कि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के साथ हम बाकी ट्रीटमेंट तो वैसा ही रखेंगे, पर कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जैसे स्टीरॉइड्स हैं, वो डायबिटीज़ को ख़राब भी कर सकती है। स्टीरॉइड्स के साथ देने से दूसरे इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ सकता है और डायबिटीज़ में वो रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है जब हम इस तरह की मेडिसिन डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं करनी है, बट हमें ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। हम ब्लाइंडली जैसा बाकी पेशेंट्स को दे रहे हैं उस तरह से नहीं कर सकते, हमें उसमें बहुत ही उनकी डायबिटीज़ को मैनेज करना है, डायबिटीज़ देखना है, स्टीरॉइड्स की डोजेस को हमें एडजस्ट भी करना पड़ सकता है और कई बार हमें अवॉइड भी करना पड़ सकता है। क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि किसी को, जैसे आपने बताया, डायबिटीज के भी इश्यूज हो, साथ में किडनी के भी इश्यूज हैं, एंड उसकी मेडिसिन ऑलरेडी चल रही हो, एक प्रॉपर शेड्यूल चल रहा हो उनका, एंड सडनली वो कोविड इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जब आपके पास आते हैं वो, तो उस सिचुएशन में उन दवाइयों के साथ साथ हमें कोविड की जो मेडिसिन है वो देना पड़ता है उन्हें, या हमारी जो पहली दवाई चल रही होती है उसको स्टॉप करना पड़ता होगा? ज़्यादातर चीज़ों में पुरानी दवाइयाँ स्टॉप तो नहीं कर सकते हम। Okay. जैसे अब मान लो किसी का हार्ट की बीमारी है और उसके हार्ट की दवाई चल रही है, ज़्यादातर हम उनको कंटिन्यू करते हैं जब तक कि हमारे पास कोई खास रीज़न ना हो उन दवाइयों को बंद करने का, कि उसको हमें ऐसी कोई दवाई चल रही है जिससे हमें लगता है कि उसकी किसी और अंग पे ज़्यादा उसका असर पड़ सकता है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर की दवाई है, ब्लड प्रेशर की दवाई जनरली हम कंटिन्यू करते हैं। बंद हम उस सिचुएशन में ही करते हैं कि किसी वजह से, क्योंकि एक नई बीमारी आई है, कोई भी नया इन्फेक्शन बॉडी में आएगा तो उससे कई बार ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो सकता है, तो हमें मॉडिफाई करनी पड़ सकती है, दवाई कम भी करनी पड़ सकती है, ज़्यादा भी करनी पड़ सकती है। तीसरा आपने एक बात की किडनी की बीमारी की, किडनी की बीमारी के साथ हमेशा हर दवाई का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी किडनी के फंक्शन गड़बड़ हो आप हर दवाई नहीं दे सकते, या दवाइयों को आपको डोज मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। जैसे कोविड में जो हम एंटीवायरल दे रहे हैं रेमडेसिविर, जनरली अगर किडनी फंक्शन खराब होते हैं या लीवर फंक्शन खराब होते हैं तो हमें ध्यान से देना पड़ता है, कई बार अवॉइड करना पड़ता है। तो ये हमारे पास चैलेंजेस होते हैं। अगर दूसरी बीमारियां पेशेंट को साथ में चल रही हैं तो उसको किस तरह से करना है, वो सारी प्रोटोकॉल वैसे ही नहीं चल सकती। यस, ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल में भी लिखी हुई हैं कि अगर किसी को किडनी का है प्रॉब्लम, उसमें क्या करना है, इस तरह की प्रोटोकॉल में चीज़ें बताई भी गई हैं। आपने बीपी की बात की और बीपी की दवाइयों की बात की, एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि हमारी जो ऑडियंस है, मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे लोग बीपी की जो मेडिसिन है लाइफ लॉन्ग लेते हैं ना, कि कंट्रोल करना, थोड़ा सा एंजाइटी हुई नहीं कि मुझे बीपी मेरा हाई हो रहा है, मुझे मेडिसिन लेना। तो कितना ये गुड होता है उनकी हेल्थ के लिए लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना? देखिए, दो इश्यूज हैं। एक आपने बोला ब्लड प्रेशर की बीमारी, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी है। काफ़ी लोग उसको हाइपरटेंशन को समझ लेते हैं कि टेंशन, ज़्यादा टेंशन हो रहा है। वो नहीं है। हाइपरटेंशन का जो हम मेडिकली मतलब है उसका टेंशन से कुछ भी मतलब नहीं है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी का नाम हाइपरटेंशन है। ये लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि जिनको ज़्यादा टेंशन होती है वो लोग कहते हैं मेरे को तो हाइपरटेंशन है। वो नहीं है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी को एस्टेब्लिश हो गया हाइपरटेंशन या जिसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, तो उसको लगातार हमेशा अपने डॉक्टर्स का फॉलोअप करना है। दवाई ज़्यादातर केसेस में लाइफ लॉन्ग चलती है। लाइफ लॉन्ग बीमारी दवाई लेने के कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदे हैं, क्योंकि अगर आप दवाई नहीं लेंगे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से उससे संबंधित कॉम्प्लिकेशंस होंगी। यही डायबिटीज़ की बात है। लोगों में यही मिसकंसेप्शन रहता है कि या कोलेस्ट्रॉल से कि मैं दवाई लूँगा तो आदत पड़ गई। ये आदतन दवाइयाँ नहीं है। जो आदत डालने वाली दवाइयाँ, ये ज़रूरत की दवाइयाँ हैं।
अगर आपको ज़रूरत है, डायबिटीज़ में डॉक्टर ने बताया है आपको दवाई लेना है, ब्लड प्रेशर में दवाई लेना बताया है, तो आपको लेना है। क्योंकि नहीं लेंगे तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, आप मन में अपना खुश रह सकते हैं कि मैं दवाई नहीं ले रहा हूँ, मैं तो बिना दवाई, पर आपका जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, वो आपके शरीर के अंगों को नुकसान पहुँचा रहा है, आपकी किडनी को नुकसान पहुँचा रहा है, आपके हार्ट को नुकसान पहुँचा रहा है, आपके ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुँचा रहा है, और वो आपको पता नहीं लगेगा। वो साइलेंट किलर हैं। फिर वो धीरे धीरे आपको 10 साल बाद पता लगेगा किसी दिन कि आपकी किडनी खराब हो गई, आपके हार्ट पे डैमेज हो गया, आपको हार्ट अटैक हो गया, आपको स्ट्रोक आ गया। तो इस भ्रम में ना रहें कि दवाई लेने से आदत पड़ जाती है या लगातार दवाई लेने से नुकसान है। अपने डॉक्टर से मिलें। यहाँ पर आपके इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर का काफ़ी रोल है। मिलें और दवाई जैसे बताई जाए वो लें। कंट्रोल भी है तो भी एक आप फिक्स पीरियड रखें, डॉक्टर से मिलना है। अगर आपकी सारी चीज़ें कंट्रोल भी चल रही हैं तो भी आपको कुछ पीरियड वाइज पीरियोडिकली आप 2 महीने में 3 महीने में अपने डॉक्टर के पास जरूर जाना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बॉडी में एक साथ बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं तो आप इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर के पास जाइए, वो सारी बीमारी के अकॉर्डिंग कैसे कोई दवाई आपको किस तरीके से लेनी है। बिल्कुल, वो आपको एक तो सब चीज़ों को एक साथ देख सकता है और वो आपको गाइड कर सकता है कि कब आपको दूसरे विशेषज्ञ की जरूरत है। हमेशा आपको जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपका इंटरनल मेडिसिन का स्पेशलिस्ट ठीक कर लेगा, पर कहाँ पर मान लो आपको कार्डिक प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो वो आपको उसको पता है कब आपको हार्ट स्पेशलिस्ट के पास भेजना है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर किडनीज को भी इफेक्ट करती हैं। वो मॉनिटरिंग करेगा, जब उसको लगेगा कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको टाइमली वो स्पेशलिस्ट अगर अवेलेबल है। बहुत जगह देखिए, हम एनसीआर में बैठे हैं तो हम इस तरह की बातें कर सकते हैं सुपर स्पेशलिस्ट की। बहुत जगह ये सारे काम इंटरनल मेडिसिन को खुद ही करने पड़ते हैं, जिसको आप सेकेंडरी केयर करते हैं, पर वो टर्शियरी केयर अवेलेबल ही नहीं होती है। तो वो टर्शियरी केयर जो सुपर स्पेशलिटी का काम है वो इंटरनल मेडिसिन वाले को भी करना पड़ता है। हमारी ट्रेनिंग तो होती ही है एक लेवल तक, हमारी इन सभी चीज़ों को, चाहे वो किडनी के रोग हों या हार्ट के रोग हों, एक लेवल तक की हमारी ट्रेनिंग होती है। तो जहाँ पर वो स्पेशलिस्ट नहीं होगा वहाँ पर रोल इंटरनल मेडिसिन कहा जाता है। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।